सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी वाइब्स और साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास फर्स्ट क्लास, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए, मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए। बट जब आप लोग 11th-12th में होते हैं, जब इसे आपको टीचर छोड़ देती है कि आप क्वेश्चन ऐसे खुद सर्च करके खुद ढूंढ के लिखिए, है ना। अब आप भाई उससे तो बड़ी स्टेज में हो, है ना। अब BSc MSc जो भी कर रहे हो तो उससे तो बड़ी स्टेज में हो। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँ, तो इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्यों? अगर आप खुद से क्वेश्चन सर्च करोगे तो उसके जो उस आंसर के जो आगे पीछे वाले टॉपिक्स हैं आपको वो भी देखने को मिलेंगे। आप उनके बारे में पढ़ लोगे, तो क्या पता पेपर में वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो फिक्स है, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप देखोगे आपको 4-5 पेपर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो 70% चांसेस होती है उन क्वेश्चन की फिर से रिपीट होने की, ठीक है। जैसे अभी जो आप पेपर दोगे दिसंबर में, अगर वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो पिछले 4 बार पेपर में आया हुआ है, तो 70% चांस है उस क्वेश्चन की रिपीट होने की, ठीक है। नॉट 100%। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको सब अच्छे से पढ़ना है, अपनी पूरी तैयारी रखिए और आंसर खुद ढूंढिए। मैं यही कहूँगी, ये मेरी तरफ से ही रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये था आज का ज्ञान। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन सीयूरिकन्स, ठीक है। तो सीयूरिकन्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में। जब हम सीयूरिकन्स में फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा उसके ओवम के बारे में। तो जो सीयूरिकन्स का ओवम होता है उसके बाहर आपको जेलेटिनस एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स देखने को मिलती है, एक लेयर देखने को मिलती है जो जेलेटिनस होती है, ठीक है, उसकी बनी हुई होती है। उसको हम कहते हैं जेली कोट, ठीक है। ये जो जेली कोट है, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से जो स्पर्म है वो डाइजेस्ट करता हुआ जाएगा, उसके बाद वो वेटलाइन मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा। मतलब ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो जेली को वाटर वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसकी जो जेली कोट होती है, जब जैसे जो स्पर्म है उसने डाइजेस्ट कर लिया और अंदर चला गया वेटलाइन मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ जो आपका जेली कोट होता है वो आपका जो वाटर होता है वहीं पर डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होकर क्या करता है, वो ट्रांजिटरी एक्टिवेशन को स्टार्ट कर देता है स्पर्म के लिए। ये क्या चीज़ है भाई, ये किस वाला का नाम है। ये जब आप कोई भी एक काम करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको दूसरे काम में हेल्प करता है। जैसे आप अपना आंसर खुद ढूंढेंगे, आपको आसपास के टॉपिक मिलेंगे, आप उनको भी पढ़ लेंगे और अगर पेपर में उसी से क्वेश्चन आ गया तो वो आपकी हेल्प करेगा, है ना। तो सबसे पहले जब हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन होते कितने टाइप के हैं। 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो जो हमारे सीयूरिकन्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। अब भाई जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो उसका मतलब क्या हुआ, ओवम और स्पर्म क्या बोलेंगे, तुम कहाँ हम कहाँ, वो दोनों भाई अलग अलग रहेंगे, बिछड़े हुए, ठीक है। तो यार कितना मुश्किल हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और वाटर के अंदर कितने सारे स्पीशीज़ का जो ओवम पड़े होंगे, कितने सारे स्पीशीज़ का स्पर्म होगा, है ना। बहुत सारे स्पीशीज़ का होगा, अपने स्पीशीज़ का तो होगा ही इतना सारा, फिर और भी स्पीशीज़ का होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना। तो इसके लिए इसी मुश्किल को हल करने के लिए जो ओवम होते हैं उनके पास वो रिलीज़ करते हैं कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है, इस कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल का नाम होता है रीसेट, ठीक है। जो रीसेट है बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ भी होती है तो उसमें भी जो रीसेट मॉलिक्यूल होता है ये अलग होता है, ठीक है। अगर चाचा ताऊ का भी लड़का है तो ये रीसेट मॉलिक्यूल जो है सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब इस रीसेट का काम क्या होता है, एक होता है अट्रैक्शन करना, एक स्पर्म को बोलते हैं आजा आजा मेरे पास आजा, ठीक है। दूसरा होता है स्पर्म की एक्टिवेशन करवाना। जैसे ये स्पर्म के पास जाएगा तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसका जो टेल है वो मूव करने लगेगा, स्पीड गेन कर लेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन का तो सबको पता कैसे करेगा, वहाँ पे जाके बैठ जाएगा तो भाई अट्रैक्ट हो जाएगा स्पर्म खुद ही का, तो ठीक है, ला 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 करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब स्पर्म के एक्टिवेशन का देखेंगे हम वो कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे ये रीसेट प्रोटीन है जो बाइंड हो जाता है आपके स्पर्म में, एक रिसेप्टर होता है RGC, उससे ये कैल्शियम होता है सराउंडिंग से, उसका इन्फ्लक्स चालू हो जाता है स्पर्म के अंदर। जितना कैल्शियम हो स्पर्म के अंदर आता रहेगा, उसका इन्फ्लक्स चालू हो जाएगा। अभी जो कैल्शियम इतना सारा आ रहा है तो इसका भी तो कुछ काम होगा, ऐसा तो नहीं आगे बैठा रहेगा अंदर, ठीक है। अभी कैल्शियम क्या करता है, जो GTP होता है उसको CGMP में, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब बोलोगे ये CGMP और ये GTP क्या है, क्या कोड वर्ड में बात कर रहे हो मैम, ठीक है। जैसे ATP होता है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर उससे हम 2 फॉस्फेट निकाल दें तो क्या बचेगा, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। तो सिमिलरली हमारा GDP क्या होता है बताओ, GDP होता है हमारा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे हमने 2 मॉलिक्यूल निकाल लिए फॉस्फेट के और साथ ही साथ इसको साइक्लिक फॉर्म में कर दिया, तो इसको क्या बन गया भैया, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और ये जो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है किसकी मदद से बनता है, ये एक प्रोटीन होता है रास होमोलोगस बी, एक फैमिली होती है रास होमोलोगस, उसका जो B टाइप होता है उससे ये बनता है, CGMP बनने में वो हेल्प करता है ये प्रोटीन, ठीक है। अब भाई इतना सारा कैल्शियम भी बन रहा है, इतना सारा CGMP भी बन रहा है, ये दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं भाई साइटोप्लाज्म में स्पर्म के, ठीक है। इनका इंक्रीजमेंट क्या करेगा, इतने सारे जो इंक्रीज हो गए
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बैठा हुआ है अभी वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा यार इतना सारा कैल्शियम हो रहा है, आज मैं काम कर ही लेता हूँ भाई, अब बहुत सारा काम इकट्ठा होगा, मैं काम कर लेता हूँ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन दोनों को यूज़ करके एटीपी बनाएगा। अब आपको मैंने जब लास्ट लेक्चर बताया था जो फॉर्मेशन ऑफ टेल में, तो स्पर्म के टेल में क्या होता है, एक्सोनियम होता है। एक्सोनियम में क्या प्रेजेंट होता है, डायनाम्स। ठीक है, डायनाम्स किसके बने होते हैं, डाइन प्रोटीन के। और डाइन प्रोटीन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो एटीपीएज होता है। एटीपीएज मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज करके जो भी केमिकल प्रोडक्ट निकलता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके अपनी मूवमेंट करवाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल अपैरेटस जो है एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम और उसके CGMP के इंक्रीमेंट से। ठीक है, जब आपका माइटोकॉन्ड्रियल अपैरेटस जो है एक्टिवेट हो गया उसके बाद क्या होगा, एटीपी का धैड़ पैड़ प्रोडक्शन करवाने लगेगा। ठीक है, अब एटीपी का प्रोडक्शन होगा तो उसको जो डाइन प्रोटीन्स है वो उसको यूटिलाइज करेंगे उस एटीपी को और मूवमेंट करेंगे स्पर्म की। तो इस तरीके से जो स्पर्म का एक्टिवेशन है, स्पर्म टेल की एक्टिवेशन, उसकी मोटिलिटी जो है वो स्पर्म के पास आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कोई भी मेहमान आया था उसको हम रीसेट प्रोटीन गया, उसको एक बच्चे की तरह घर तक ले आया। ठीक है, जैसे मम्मी भेजती नहीं, जा वहाँ पे मेहमान खड़े जाके लेके उसको जल्दी घर से, तो वैसे ही रीसेट प्रोटीन गया वहाँ से ले आया, उनको साथ में अपने घर तक ले आया। ठीक है, अब बात करेंगे जब जैसे ही जो स्पर्म है वो ओवम के पास आ जाएगा, वो स्पर्म ने अपने बाबू को पहली बार देखा है, तो अब वो क्या करेगा, अब सारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको, जस्ट अभी बताया, भूलोगे थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, जेलीकोट होती है। ठीक है, जेलीकोट में क्या प्रेजेंट होता है, आपका सल्फेटेड फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही ओवम का और स्पर्म का जो फिजिकल टच होता है, सबसे पहले टच होता है, उसमें क्या होता है, जो सल्फेटेड फॉस्फेट है वो जो एक आपके स्पर्म में एक रिसेप्टर होता है उससे जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ये रिसेप्टर बाइंड हुआ ये सल्फेटेड फॉस्फेट, तो ये क्या करता है, जो स्पर्म की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, उसमें जो चेंजेस है साइटोप्लाज्म में चेंजेस लाने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा जिससे आपका जेलीकोट डाइजेस्ट होगा। तो एक्रोसोमल रिएक्शन करवाने के लिए ही ये 3 तरीके के वो हथकंडे अपनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है सेल सिग्नलिंग के थ्रू। ठीक है, तो कैसे कराएगा, सेल सिग्नलिंग के थ्रू, भाई अपने घर के बंदों को बोलेगा यार तू उधर कर, उधर पास कर, उधर पास कर, ऐसे करते करते जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, रिसेप्टर डायरेक्टली जो कैल्शियम गेटेड चैनल है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, भाई प्लीज़ कर दे यार, उसे घूस घास दे के उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर पंप होते हैं उसको बोलेगा भाई तू भी एक्टिवेट हो जा, उसको भी घूस देगा, कहेगा तू भी एक्टिवेट हो जा। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके कैल्शियम के आपके रिसेप्टर के पास जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है, जो भी साइटोप्लाज्म में चेंज है उसको करवाने के लिए। अब यहाँ पे ये सुंदर सा डायग्राम देखिए। ठीक है, ये जो पिंक कलर में है ये रिसेप्टर है, ये जैसे ही सल्फेटेड फॉस्फेट से जाके बाइंड हुआ, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से पॉलीसेकेराइड लिख दिया है, बट आप फॉस्फेट कर लीजिएगा उसे। ठीक है, जैसे ही फॉस्फेट से बाइंड हुआ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, इस जो रिसेप्टर है उसने सिग्नल भेजे अपने PLC को। ठीक है, अब ये जो रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा PLC को, PLC था आलसी, उसने कहा यार मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा कुछ, तो उसने भेज दिया सिग्नल PIP2 को। ठीक है, ये PIP2 ना आगे जाके डिवाइड होकर 2 सब्सटेंस बनाए, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, एक बनाया DAG और एक बनाया IP3। DAG का हमें कुछ नहीं पढ़ना है, DAG का यहाँ पे काम नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो IP3 ने क्या करा, IP3 को उसने भेजा जा मेरे बेटे जा काम करके आ। IP3 गया एक्रोसोमल वेसिकल के पास, उसको अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, चिकनी चुपनी बातें करके वहाँ पे जो कैल्शियम गेटेड चैनल थे वो और छुपके से उसको एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही वो कैल्शियम गेटेड चैनल एक्टिवेट हो गया तो एक्रोसोम वेसिकल्स में जितना भी कैल्शियम था वो भी बाहर आने लग गया। उसके बाद दूसरा उसने रिसेप्टर ने चला के क्या करी, उसने जो है डायरेक्ट कैल्शियम गेटेड चैनल होता है उसको 500 रुपये पकड़ाया, कह रहे ले भाई तू भी एक्टिवेट हो जा, आज तो स्पर्म में पूरा कैल्शियम भर दे। ठीक है, अब वो जो गेटेड चैनल थे कैल्शियम गेटेड चैनल वो भी डायरेक्टली एक्टिवेट हो गए, तो सराउंडिंग से भी जो भी कैल्शियम था वो भी अंदर आने लग गया। ठीक है, फिर तीसरा उसने क्या कह रहा है कैल्शियम बहुत हो गया, अब थोड़ा सोडियम रख लेते हैं यार। अब वो गया एंटीपोटर सेल्स के पास, एंटीपोटर पंप के पास, कह रहा है यार हाइड्रोजन फेंकते जाओ मेरे सेल्स के अंदर से, मुझे हाइड्रोजन पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, सोडियम को तुम अंदर लाते जाओ। ठीक है, तो क्या करते हैं, सोडियम को अंदर लाते जाते हैं, फेंकते जाते हैं और जो हाइड्रोजन है उसको अलग करते, उसको बाहर फेंक देते हैं। और कैल्शियम भी इतना सारा, कैल्शियम भी इतना सारा, और सारा कैल्शियम जो है आपके एक्रोसोमल वेसिकल से ही बाहर आ गया। तो इन सब प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो आपका एक्रोसोमल वेसिकल्स होता है वो ब्रस्ट हो जाता है। कैसे होता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो ब्रस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी एक्रोसोमल कंटेंट था, जैसे आपके प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, वो सारे एंजाइम्स, एक्रोसोमिल, प्रोटीजोम, ये सारे जो कंटेंट थे वो रिलीज़ हो गया। अब भाई ये सारे कंटेंट तो थे ना भाई ना, अब इन सारे ने क्या करा, जो जेलीकोट है उसको डाइजेस्ट कर दिया और वेटलाइन मेम्ब्रेन तक का रास्ता बना दिया स्पर्म के लिए। ठीक है, अब यार तुम लोग ज़रा सोचो, न्यूक्लियस के आगे था एक्रोसोमल वेसिकल, अब तो एक्रोसोमल वेसिकल जो है ब्रस्ट हो गया, उसका सारा कंटेंट तो रिलीज हो गया। अब आपको क्या लगता है जो न्यूक्लियस है वो सीधा सामने आ जाएगा? नहीं,
न्यूक्लियस है बड़ा डरपोक, वो अपने पास हमेशा एक सिपाही को एक्स्ट्रा रखता है। तो वो क्या रखता है, जी एक्टिन को। ठीक है, ये जी एक्टिन जो है जैसे कैल्शियम का कंटेंट तो सारा है, तो कैल्शियम क्या करता है, कहता है जी एक्टिन चल तू पॉलीमराइजेशन कर ले। उसका जो पॉलीमराइजेशन है स्टार्ट करता है, कह रहे तू मुझे बैठा बैठा अच्छा नहीं लगा, चल तू पॉलीमराइजेशन कर चल, उसको धमकी देता है। तो जी एक्टिन क्या कहता है, डर के मारे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है, और वो पॉलीमराइजेशन करते करते क्या बना देता है, एफेक्टिन बना देता है। ठीक है, पहली बात तो ये जी एक्टिन और एफेक्टिन होता क्या है, जी एक्टिन जो एक सिंगल मोनोमर होता है एक्टिन प्रोटीन का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एफेक्टिन क्या होता है, वो पूरी मोनोमर की चैन होती है, एफेक्टिन फिलामेंट एक्टिन बोलते हैं एफेक्टिन को। ठीक है, ये जो फिलामेंट एक्टिन होता है ये सारे आपस में एक्यूमुलेट होते हैं, और एक जो उसका जहाँ से एक्रोसोम आपका ब्रस्ट हुआ, एक्रोसोमल कंटेंट निकला, तो उसकी जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ आ जाती है और बना देती है एक्रोसोमल प्रोसेस। ठीक है, ये जो एक्रोसोमल प्रोसेस बनता है ये किससे बनता है, जी एक्टिन से बनता है, जो न्यूक्लियस के पास बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस होता है वो फिर कवर अप हो गया एक एक्रोसोमल प्रोसेस के थ्रू, है ना, उसके पीछे आ गया। ठीक है, ये जो एक्रोसोमल प्रोसेस होती है इसके पास ना, अब ये सोचता है वेटलाइन मेम्ब्रेन तक जाना है यार, वहाँ पे कोई पास वास मांगेगा तो मुझसे तो स्पीशीज़ के लिए तो पास मांगेगा ही। ठीक है, तो बुला लेता है बाइंडिंग प्रोटीन को। ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन में ही आपके जो स्पर्म हेड होता है वहीं पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये जो आपका एक्रोसोम होता है, यहाँ पे आप क्लियर डायग्राम दिख रहे हैं, एक्रोसोम के जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे जाके पूरे चिपक जाते हैं ये बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या होता है, बाइंडिंग प्रोटीन एक स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हर एक स्पीशीज़ के अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो आपका सी यूरिकेंसेस ये इसके लिए अलग है, और बाकी किसी स्पीशीज़ के लिए जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो अलग होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फ्यूजनिक उसमें प्रोटीन में भी हेल्प करता है, सेकंड फ्यूजन करवाता है वेटलाइन मेम्ब्रेन का, और जो एक्रोसोमल प्रोसेस है अब इसका सेकंड फ्यूजन तो यही तो करवाएगा बाइंडिंग प्रोटीन एज अ पास के थ्रू, कहेगा हाँ जी मैं तुम्हारी स्पीशीज को लो पास पकड़ो फ्यूजन कर दो, चलो हटो। अब भाई वेटलैंड मेम्ब्रेन तक आया, तो वेटलैंड मेम्ब्रेन में भी गार्ड्स प्रेजेंट होता है, कहते हैं भाई स्पीशीज स्पेसिफिक पास दिखाओ, हम ऐसे एंट्री नहीं देंगे। तो वो क्या कहता है, एक्रोसोमल वेसिकल कहता है हाँ मेरे पास है, चल ले बाइंडिंग को पकड़ और जल्दी मुझे एंट्री दे अंदर। अब क्या हुआ, ये वेटलाइन मेम्ब्रेन से जो स्पर्म सेल था वो और अंदर आ गया। अब अंदर जैसे ही आता है तो फ्यूजन होता है आपका जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसका और स्पर्म सेल मेम्ब्रेन का, इन दोनों के फ्यूजन से क्या होता है, जो एक्टिन होता है आपका एक्सेल में पड़ा हुआ उसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम तो भरा पड़ा है भाई, कैल्शियम भरपूर है एकदम ओवम में भी और स्पर्म सेल में भी। अब एग के जो एक्टिन है उसकी पॉलीमराइजेशन होती रहती है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है फर्टिलाइजेशन कोन। ये फर्टिलाइजेशन कोन जो होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्शन देना कि आ जाओ भाई आ जाओ, गेट इधर है, रास्ता इधर से है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, जो स्पर्म है उसको प्रेशरली पुल करना अपनी तरफ। ठीक है, अपनी तरफ पुल करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये काम होता है फर्टिलाइजेशन कोन का। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन हो गया, अब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कोन बन गया। फर्टिलाइजेशन कोन में जो एक्टिन है और एक्रोसोमल प्रोसेस में जो एक्टिन है ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, ये दोनों भी। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन से एक ब्रिज बनता है, और ये दोनों इस अपने प्यार को, इस ब्रिज को नाम देते हैं एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से क्या होगा, जो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस है वो चला जाएगा एग के प्रोन्यूक्लियस के पास फ्यूजन करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पर्म के अंदर क्या होता है यार, न्यूक्लियस होता है। कह रहे हो मैम अभी तो आप न्यूक्लियस कह रही थी, अब अपनी बात से पलट गई, अब आप बोल रही हो प्रो न्यूक्लियस चला जाएगा। तो प्रो न्यूक्लियस क्या होता है मैं बता देती हूँ, मैं अपनी बात से पलटी नहीं हूँ। तो पहले न्यूक्लियस ही होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के जो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस बैठा हुआ होता है शांति से, वो टूट जाता है। उसका ब्रेक डाउन होने से आपका प्रोन्यूक्लियस बनता है, और साथ ही साथ जो उसका डीएनए कंटेंट होता है, जो भी क्रोमेटिन होता है वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, इसी से आपका जो प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, अब ये प्रोन्यूक्लियस क्या होता है, ये चला जाता है एग के अंदर। ठीक है, तो कैसे जाता है, ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरफ के थ्रू आपके ओवा के अंदर जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो भी इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल अपरेटस है और टेल रीजन है, इन दोनों को लात मार देता है, इन दोनों को धक्का देता है, कह रहा तुम क्यों आ रहे हो मेरे साथ, मैं जाऊँगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट भेज देता है अपनी तरफ से आपके एग सेल को। ठीक है, अब ये प्रोन्यूक्लियस और जा ही रहा है साथ में, फिर इसको पता है यार ये लड़की बड़ी नखड़े वाली है, कुछ और भी मुझसे मांगेगी, तो ये ना 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। अब जैसे ही 180 डिग्री रोटेट हुआ था, बताओ क्या हुआ, जो इसका सेंट्रियोल था वो इसके नीचे पड़ा था, जस्ट न्यूक्लियस के नीचे पड़ा था, ये सेंट्रियोल भी अब कहाँ आ गया, मूव हो गया, और आ गया ये एक्सेल और आपके जो स्पर्म सेल है उन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रोन्यूक्लियस जैसे ही एक्सेल में जाएगा तो उससे पहले आपका सेंट्रियोल भी चला जाएगा साथ ही साथ उसके साथ ही। ठीक है, तो ये एक्सेल और जो प्रोन्यूक्लियस और सेंट्रियोल है दोनों एक्सेल के अंदर चला गया। तो एक्सेल बड़ा खुश हो गया, कह रहा है अरे बात से पता था मुझे सेंट्रियोल भी तुझसे मांगूंगा, तो कह रहा है हाँ मुझे सब पता तेरे बारे में, तो और ना कुछ तो मुझसे मांगेगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों प्रोन्यूक्लियस एग का भी प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के पास जाएंगे और फ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही फ्यूजन होगा, जो सेकंड में मेटाटिक डिवीजन थी एक्सेल में रुकी हुई वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पोलर बॉडी जो रिलीज होगी वो चली जाएगी आपकी बाहर, वो जो ज़ायगोट बनेगा
उससे आपकी सेकंड पोलर बॉडी वो रिलीज हो जाएगी बाहर। अब क्या होगा, सबको पता है सेंट्रियोल्स क्या कंटेन करके रखता है, 2 सेंट्रोजोम्स कंटेन करके रखता है। तो सेंट्रियोल से दोनों सेंट्रोजोम्स निकल जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे एस्टर का। ये एस्टर क्या होता है, एस्टेरॉइड पढ़ा है ना, स्टारफिश एस्टेरॉइड फैमिली सब क्लास जो पढ़ा था हमने, ठीक है, एकाइनोडर्मेटम है। तो वही स्टार से सेल्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, ठीक है। उसके जो फिर वो अपने ऐसी बाहें फैला लेता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को फैला लेता है, स्प्रेड कर लेता है, बाहें फैला लेता है सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये दोनों सेंट्रोजोम से ये स्प्रेड हो जाते हैं, अब अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और डिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या बात देखने को मिली, जो आपका सेंट्रियोल होता है वो पैटर्नल होता है, फादर की साइड से आया होता है, ना कि मदर की साइड से, ठीक है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।